टाइटल देख रही आप सभी शॉक्ड हो गए होंगे कि सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इंटीग्रल फॉर्म का हम डेरिवेशन का क्या करेंगे। हमने तो दो ग्रोथ मॉडल पढ़ रखे हैं, एक्सपोनेंशियल एक लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में हमने dn by dt is equal to rn और उसका इंटीग्रल फॉर्म रख रखा है nt is equal to n0 e raised to power rt। बात खत्म सर, बात खत्म नहीं बेटा, बात यहां से शुरू होती है। ठीक है, यही डिफरेंस बनाता है टॉपर और फ्लॉपर के बीच में। क्योंकि आप अगर फॉर्मुलेटेड कोई चीज पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी का मैथमेटिकल पोर्शन हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर्मुलेटेड पढ़ाना तो आप कभी भी उसके सवाल अच्छे से समझ नहीं पाओगे, नहीं लगा पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहेगा। और याद रखना, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए। क्या चाहिए? कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस पाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए, रैंडमली नहीं। आपने 20 की न जाने कितनी स्टेप खा ली और सीधे इंटीग्रल फॉर्म रख लिया। ठीक है, अगर 20 की 2 स्टेप उठा के आपसे पूछ लिया कि बताइए किसकी इक्वेशन है, तो आप कहां से निकाल पाओगे। ठीक है, आपको कभी इस फॉर्मूले पर आपको फॉर्मूले की आपको कभी फील ही नहीं मिलेगी, आप इसके सवाल ही नहीं निकाल पाओगे। तो हम यहां पर डिराइव करेंगे, ठीक है, dn by dt is equal to rn को उसके इंटीग्रल फॉर्म में, दैट इज nt is equal to n0 e raised to power rt। इतनी बात एकदम क्लियर। और जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ना है वो बच्चे इस वीडियो से अगली वीडियो में मूव करें, और जिन बच्चों को चीजें सीखना है, ठीक है, और वांट टू बी अ रैंकर, वो मेरे साथ इधर आ जाए। चलिए, सबसे पहले मैं एक बात लिख रहा हूं, ठीक है, उसे देखना। हम करने क्या जा रहे हैं, dn by dt is equal to rn। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। dn by dt अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब चेंज में बढ़ भी सकती है और घट भी, ठीक है। r क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, जो कि एक कांस्टेंट है। n हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। हम इसके इंटीग्रल फॉर्म, दैट इज nt is equal to n0 e raised to power rt। यहां पर nt क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। n0 क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। e क्या था आपका? e आपका एक कांस्टेंट है जो आप मैथ्स में यूज करते हो, 2.71 है ना। r यहां पर क्या था आपका? रेट। t यहां पर क्या था? टाइम। तो हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे देखिएगा अच्छे से। चलिए देखो बेटा, और अच्छे से समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, मानो इस बात को, मत मानना, हर चीज पर सवाल उठाओ। क्यों? हम क्यों मान ले dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n? ठीक है, वजह बताइए हमें। तो देखो बेटा, जब भी तुम किसी चीज का रेट निकालते हो, ठीक है, रेट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो, रेट का मतलब होता है कि वक्त के साथ, टाइम के साथ किसी चीज में हो रहा चेंज कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है किसी भी चीज में वक्त के साथ, ठीक है, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब वक्त के साथ कोई चीज कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है, यही क्या है? रेट। जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो कि कितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है या कितनी तेजी से रिएक्टेंट घट रहा है या प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, आप जैसे प्रेशर का चेंज होने का रेट पढ़ते हो, यहां पर हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का रेट। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, कभी भी किसी को आप कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो रेट की, तो कैसे लिखते हो? डी बाई डी टी। यहां पर मैंने क्या लिखा? dn बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी के चेंज होने का रेट क्या है। अब रेट बेटा अगर बढ़ रहा होगा तो बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। रेट अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का घट रहा होगा तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही होगी। इस वजह से इसको मैंने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्थात रेट अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे। रेट अगर घटेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल घटेंगे। अब इतनी बात तो आपको प्रूव हो गई है। मैंने कैसे लिखा बेटा? जब भी आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, इज इक्वल टू लाओगे, तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया dn by dt इज इक्वल टू, कांस्टेंट मैंने ले लिया r और n। ठीक है सर, r क्या है? r है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि r बेटा रेट है। सर रेट फिक्स होगा बढ़ने का घटने का? अरे भैया किसी पार्टिकुलर टाइम पे तो फिक्स होगा। कुछ टाइम लोगे उसका तो एक फिक्स रेट लोगे। अरे 1 साल ले लो, 1 महीना ले लो, 1 सप्ताह ले लो, 1 दिन ले लो, 1 घंटा ले लो, 1 मिनट ले लो, तो उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए तो r की वैल्यू फिक्स होगी ना। जैसे ह्यूमन की 1981 की r की वैल्यू क्या आती है? 0.0205 फिक्स है ना। तो वो मैंने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, r को कांस्टेंट मान लिया। अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो dn by n करना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब अगर थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज बोलूं तो सेम वालों को ऊपर नीचे लोगे, इज इक्वल टू आर डी टी, कुछ नहीं। अब इंटीग्रेशन लगाओ फटाफट। अब डी एन बाई एन को मैंने इंटीग्रेट किया, और अब कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वैल्यू वही आनी है, तो कांस्टेंट को बाहर रखो, ठीक है। और dt को इंटीग्रेट किया। मैंने कहा टाइम जीरो पर, क्या बोला, टाइम जीरो पर पॉपुलेशन डेंसिटी है n0 और टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई nt। इतनी बात एकदम क्लियर। टाइम जीरो मैंने शुरुआती लिया तो उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी n0, टाइम t पर कितनी हो गई nt। इतनी बात है क्लियर। अब समझो इसे आगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम चाहें तो लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग एट बेस ई फॉर्म में। log एट बेस ई वही जिसे तुम ln कहते हो, लेकिन हम log एट बेस ई करते हैं इसलिए क्योंकि तुम उससे ज्यादा रूबरू हो, ठीक है। तो इसे करते हैं log एट बेस ई में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा हम, log n एट बेस ई ब्रैकेट 1 लोअर लिमिट n0 अपर लिमिट nt। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अरे ऐसे करते नहीं हो बेटा, dx बाई x है अगर कहीं पर तो तुम इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, log x एट बेस ई। अब इधर अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगी तो इधर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे, है ना। अब लिमिट लग गई तो ये क्या है बेटा, आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पर लिमिट है तो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी c की वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैं प्लस c नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो चलो इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 इज इक्वल टू t, तो मैंने लिख दिया आर टी। इतनी बात है एकदम क्लियर। तो बस अब क्या करना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। तो क्या लिख देंगे, लॉग अपर लिमिट क्या है nt, ठीक है, एट बेस ई माइनस लोअर लिमिट लीजिए अब लॉग n0 एट बेस ई इज इक्वल टू क्या हुआ आपका आर टी। एकदम क्लियर है यहां तक बातें। चलिए बेटा एक आप जनरल सा एक फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, आपको याद होगा कि लॉग, अगर आपको नहीं पता तो इसे लिख लेना साइड में, ठीक है। लॉग नीचे लिख रहे हैं, लॉग a एट बेस e माइनस लॉग b एट बेस e, ठीक है, मतलब log a माइनस log b हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन b एट बेस e लिख सकते हैं, ठीक है। log a एट बेस e माइनस log b एट बेस e इज इक्वल टू log a अपॉन b एट बेस e, ठीक है। तो चलो इधर देखो बेटा, log nt को ले लिया a एट बेस e, log a एट बेस e, log b एट बेस e, log n0 b ले लिया एट बेस e इज इक्वल टू rt। इसको हटाओ। अब log a माइनस log b को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर log एट बेस e, log एट बेस e a अपॉन b। a यहां पर क्या है nt है और b यहां पर क्या है n0, तो a अपॉन b मतलब nt अपॉन n0 इज इक्वल टू rt। इतनी बात है क्लियर। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको छापना हो वीडियो पॉज करके छाप लीजिएगा इसे। चलिए अब इधर देखिएगा बेटा, अब इसको हम आगे कैसे फॉलो करेंगे, तो फॉर्मूले से सिखाए नहीं, फॉर्मूले से सिखाना फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा। चलिए आपको मैं एक टेक्निक से सिखाता हूं। चलो log 100 एट बेस 10, चलो जल्दी से बताओ, log 100 एट बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक। जहां पर आपका 10 क्या होता है, 10 होता है आपका बेस, 100 क्या हो गया आपका नंबर, और 2 क्या हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। 10 बेस हो गया, 100 नंबर हो गया, 2 वैल्यू हो गई। अच्छा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 10 रेज दी पावर 2 इज इक्वल टू 100, कोई दिक्कत, मतलब 10 रेज दी पावर 2, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो हमने ये बनाने के लिए क्या किया, हमने ये बनाने के लिए क्या किया कि बेस लिया, 10 यहां पर क्या है बेटा बेस, और वैल्यू क्या है यहां पर 2, बेस की पावर वैल्यू की इज इक्वल टू 100, 100 क्या है नंबर, तो मैं लिख सकता हूं बेस की पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले से शौक है तो फॉर्मूले से बता दूं, पर ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। log 100 एट बेस 10 इज इक्वल टू 2, कि 10 यहां पर क्या हुआ आपका बेस, 100 यहां पर क्या हुआ नंबर, 2 यहां पर क्या हुई वैल्यू। हम इसे लिख सकते हैं कि बेस रेज द पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो 10 रेज द पावर 2 इज इक्वल टू 100, बस उसी चीज पे लगा दो। यहां पर ई आपका क्या है बेटा, ई है यहां पर आपका बेस, nt अपॉन n0 यहां पर क्या है आपका नंबर, और rt यहां पर क्या हुई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर बेटा कि बेस रेज दी पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, बेस क्या है e,
ठीक है, e रेज द पावर वैल्यू कितनी है आर टी इज इक्वल टू नंबर यहां पर क्या है एन टी अपॉन एन जीरो। बस खत्म हो गया भाई, एन जीरो इधर लो, इंटीग्रल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज द पावर आर टी, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने निकाल लिया एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज द पावर आर टी, इंटीग्रल फॉर्म निकाल लिया डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन का। एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने या घटने का रेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन डेंसिटी पर। ठीक है, रेट बढ़ रहा है इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही, रेट घट रहा है इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है। तो जैसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाया, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, रेट अर्थात किससे आर से, ठीक है, आर से सिंपलाइज किया इसे, फिर एन इधर ले गए, इंटीग्रेट किए, टाइम जीरो पर पॉपुलेशन डेंसिटी एन जीरो, टाइम टी पर पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी। फिर क्या हुआ बेटा, इसे लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब लॉग एट बेसी के फॉर्म में, एलएन के फॉर्म में, तो लॉग एन एट बेसी अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 t आ गया। ठीक है, अब इधर क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, log nt एट बेसी माइनस log n0 एट बेसी इज इक्वल टू rt। अब log a माइनस log b, इनका बेस क्या है e, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log a अपॉन b एट बेस e। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बेटा, log a अपॉन b nt अपॉन n0 इज इक्वल टू rt। अब फिर क्या हो बेटा, बेस रेज द पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, बेस रेज द पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, n0 इधर ले गए, nt इज इक्वल टू n0 e रेज द पावर rt। हेंस दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। थैंक यू।